अगला सेशन हमारे साथ बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या का मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगी। सर, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और साथ ही समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह का भी मैं स्वागत करूंगी मंच पर। और इस सेशन को आंचल और मनीषा आगे बढ़ाएंगे। सर, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मंच पर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा। मनीषा और आंचल, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया तरन्नुम। और हमारे दोनों खास मेहमान जो है वो मंच पर आ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी सर मंच पर। और चूंकि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, हर दल, और मुझे यकीन है कि आप भी अगर मंच पर मौजूद हैं तो 2047 को तो देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाल सिंह आर्या जी से, जो कि बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, क्योंकि जो हमने एक थीम रखी है, जो हमारा कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047, ये आप लोगों का एक स्लोगन भी है कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक। तो कैसे बनाएंगे विकसित भारत 2047 तक? विकसित भारत ये स्लोगन नहीं है, ये संकल्प है, ये लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई नवाचार हो रहे हैं। विकसित भारत का मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक समाज नहीं, एक क्षेत्र नहीं, एक राज्य नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। देश 1947 में आज़ाद हुआ, 47 से लेकर अभी तक लगभग 75 साल से ज़्यादा हो गए। क्या कमियां रह गई है? ऐसा नहीं सरकारों ने काम नहीं किया है, लेकिन कमियां क्या हैं, क्या करना है? जैसे मैं आपको बताऊं, स्पेस के क्षेत्र में हम बहुत पीछे थे, अब आगे हैं। गगनयान की सफलता हमने प्राप्त की है। गरीबों की योजनाएं बनती थी लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचती थी। आज गरीबों की योजनाएं भी बन रही है, गरीबों तक पहुंच रही है। चाहे वो गरीब अन्न योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, स्वच्छता अभियान हो। एक पार्ट ये हो गया गरीबों का। किसानों के सशक्तिकरण के लिए तो फिर उनके लिए एमएसपी का मामला हो, चाहे फिर उनको बीमा कवर योजना देना हो, ऐसे कम पैसे में लोगों को जीवन बीमा करना हो, गरीबों की दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से संपत्ति में बराबरी का अधिकार हो, श्रमिकों को उनके जो पुराने कानून हैं जिसके कारण उनको आगे बढ़ने में, सशक्तिकरण में दिक्कत आती थी, उनका लेकिन वीरेंद्र जी को भी लगता है ऐसा कि 2047 का जो संकल्प आपने लिया है, या इन 10 से 11 साल की बात करें, ये तमाम चीज़ें हुई। वीरेंद्र जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसानों के हित की बात इन्होंने कर दी है, महिलाओं की बात कर दी है, तमाम इन्होंने उपलब्धियाँ गिना दी। आपको भी लग रहा है कि 2047 तक और भी कुछ बेहतर हो पाएगा भारत के अंदर? सवाल ये है कि किसी भी देश के विकास के रास्ते तय किए जाते हैं। देश आज़ाद हुआ, देश में संविधान बना, और उस समय के नेताओं ने तय किया कि यह देश पूंजीवाद के रास्ते नहीं जाएगा, यह देश समाजवाद के रास्ते विकसित होगा। और आपने देखा जितने भी इन्होंने गिनाए, चाहे स्पेस क्षेत्र गिनाया हो तो इसरो किसने बनाया, किसानों के संदर्भ में जो रिसर्च सेंटर है वो किसने बनाया, जितने भी इस देश के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसका निर्माण किसने किया। तो रास्ता कैसे तय होगा, इस रास्ते को समाजवाद के रास्ते ले जाने और हर हाथ को काम देने, हर व्यक्ति के हाथ में पूंजी होने, और उसके जीवन यापन के जो सरकार के साधन हैं, जो भी हो सके उसके जीवन में खुशहाली लाए, उसके लिए तमाम अधिकार बनाए गए। लेकिन ये सरकार संविधान के उस रास्ते को छोड़कर जिस पूंजीवाद के रास्ते पे चल रही है, उसमें देश के कुछ चंद लोगों का भला हो सकता है। और आप देख रही हैं कि उस चंद लोग की पूंजियों का 100% से ज़्यादा, 100 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है।
आप उसको उंगलियों के टिप्स पर गिन सकते हैं कि कितने लोगों के पूंजी में वृद्धि हुई है। तो क्या गांव में बैठा किसान किनका खेतों जिक्र में कर काम रहे हैं कर आप, वो भी बता दीजिए, जिक्र किनका कर रहे हैं? अब आर्य सर आप भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, देखिए- क्योंकि यहाँ पर आरोप सीधे तौर पर कहाँ जा रहा है वो हमें भी पता है। आप एक बार खुल के बता मैं दीजिए। पूंजीवाद के सिद्धांत की बात कर रहा हूं। जब पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा तो कुछ चंद लोगों को बढ़ावा मिलेगा और हर हाथ में पैसा नहीं जाएगा, लेकिन समाजवाद में हर हाथ को पैसा जाना चाहिए। आप देखिए कि अडानी की संपत्ति कितने गुना 2014 में थी और आज कितने अरब डॉलर हो गई है। आप जो है कि देश के अन्य पूंजीपतियों का नाम लें, चाहे अंबानी का नाम लें, चाहे अमित शाह के लड़के का नाम लें, चाहे और दुनिया के कितने भी आम पूंजीपतियों का नाम हम बताएं, जिनके हाथ में देश की पूंजी का 50% से ज्यादा पैसा उनके हाथों में है। मुझे लगता और है गरीब आज रोटी के लिए तरस रहा है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए समाजवाद केवल नारा खोखला रह गया है। मैं मित्र से पूछना चाहता हूं, आपकी 10 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रही, क्या डकैतों को संरक्षण देना समाजवाद है? क्या अपराधियों को संरक्षण देना समाजवाद है? क्या 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए गरीबी रेखा से, ये समाजवाद नहीं है? संविधान में लिखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अवसर की समानता। नरेंद्र मोदी जी अगर पहली बार हिंदुस्तान के मंत्रिमंडल में दलितों को 12 लोगों को मंत्री बनाते हैं, 4 राज्यपाल बनाते हैं, राष्ट्रपति भी बनाते हैं और महिलाओं को भी 11 को मंत्री बनाते हैं, आदिवासियों को 9 मंत्री ये समाजवाद नहीं है क्या? कांग्रेस जिसके साथ सपा मिली हुई है, कांग्रेस सपा यानी कि ममता से भी मिली हुई है। आप ममता के दोस्त से प्रचार करने जाते, मैं पूछना चाहता हूं ममता की सरकार में आज भी गरीबी क्यों है? क्यों आपका समाजवाद वहां फिट नहीं बैठ पाता? इसका मतलब यह है खाने के दांत कुछ है, दिखाने के कुछ और है। हम करना नहीं चाहते, केवल नारेबाजी करना चाहते हैं। अगर देश में 6% लोग करोड़पति और बड़े हैं तो केवल अडानी बड़े हैं क्या? और अडानी कोई काम देश विरोधी कृत्य कर रहे हैं क्या? अगर अडानी, टाटा हो, डालमिया हो या और कोई हो, अगर देश के विकास के लिए, देश के बेरोजगारी को दूर करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए अगर कोई भी उद्योगपति वो किसी भी सरकार में पैदा हुआ हो, अब ये सरकार की योजना बता रहे पैदा उन्होंने की, तो ये उद्योगपति लाल सिंह ने पैदा किए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किए? ये तो उसी समय से आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती है और तमाम विपक्ष भी कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का आप नाम लेते हैं, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो आप दलितों को पीछे कर देते हैं, आप उनकी तरफ देखते भी नहीं है। मुझे लगता है जी कहते हैं ना, यहाँ पर राम मंदिर मुझे का लगता जिक्र है नहीं किया कि राम सम्मान मंदिर का केवल जब सम्मान उद्घाटन केवल कार्यक्रम उद्घाटन था, और समापनों से नहीं होता। सम्मान होता है दायित्व मिलने पर भी, ठीक है ना? और सम्मान की दृष्टि से केवल एक व्यक्ति नहीं, देश का 140 करोड़ आम नागरिक अपने आप को सम्मानित महसूस करें और उसी का परिणाम है। देखो सत्ताएं हर किसी के हाथ में गई है, लेकिन विश्वास और श्रद्धा पहली बार नरेंद्र मोदी के लिए हिंदुस्तान की जनता ने दिखाया। इसी का कारण है कि तीसरी बार हम सरकार में आए। 18 राज्यों में सरकार है। हम नारों से नहीं बने हैं, हम गुंडागर्दी से नहीं बने, लेकिन हम विपक्ष डकैतों तो ये को कह पकड़कर रहे हैं नहीं कि बने। ईवीएम में वोट चोरी हो रही है इसलिए सरकार बन रही है भाजपा की जगह जगह। मुझे लगता है वीरेंद्र जी एक बार जवाब दे दीजिए इस बात का भी, चुनाव आयोग पर भी क्योंकि उन्होंने कहा 18 राज्यों में सरकारें हैं बीजेपी की, एनडीए की। देखिए सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश देख रहा है। सरकार अगर लोकतांत्रिक तरीके से बनती तो किसी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन सरकार जब वोट चोरी से बनती है, एसआईआर के जरिए जब गरीबों के वोट काटे जाते हैं, जब उनके मताधिकार को रोकने से वंचित किया जाता है, उनके फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है, तो हम लोगों का सदन के अंदर प्रोटेस्ट करना लाजिमी हो जाता है और सरकार इस पर बहस नहीं करना चाहती। लेकिन जनता का पैसा तो व्यर्थ जा रहा है ना सर? जनता का पैसा व्यर्थ जा रहा है क्यों? आखिर मैं केवल ताली पीटने के लिए सदन में आता हूं, सरकार के हाँ में हाँ मिलाने के लिए आता हूं कि सरकार जनता के संवेदनशील मुद्दे को सदन में उठाने के लिए आता हूं? तो आप कह रहे बीजेपी बोलने नहीं देती है सदन में? सर आपके ऊपर आरोप लग रहा है। आप मैं पूरी कर लूं। जब हम सवाल उठाते हैं एसआईआर का,
जब आज सवाल उठ रहा है संचार ऐप का, जब सवाल उठ रहा है लेकिन सर उसको जो तो है सफाई दे दी ना, तो ये कह दिया गया कि ठीक है अनिवार्य नहीं है ना ये तो आखिर करना। इसको लागू क्यों किया गया? या आप जासूसी करने के लिए लागू मुखबिरी किया? के लिए। आम आदमी के निजता में खलल डालने के लिए, उसकी झांकने के लिए जो पेगासस कर रहा था। तो आप में और पेगासस में अंतर क्या है? एसआईआर को लेकर आपत्ति क्या है? आप कह रहे हैं कि समय सीमा बढ़ जाए, समय सीमा बढ़ जाए और वो काम अगर समय के अंदर हो रहा है तो फिर आपत्ति क्या है? मैं सवाल पूछता हूं कि मतदाता सूची में हर वैध नागरिक का नाम आए, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की है कि आम नागरिक की है, या फिर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका है? तो इलेक्शन कमीशन ये एफिडेविट देना कि हर मतदाता जो वैध मतदाता है उसका नाम हम मतदाता सूची में ला रहे हैं। हम तो सहयोग करने के लिए तो है। आता है ना, चुनाव आयोग ने तो कहा है कि भाई मृतकों के नाम कितनी लाखों की संख्या में, तो उनको हटाया तो गया। एफिडेविट दे देना। इसका जवाब लाल जी देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि ये एफिडेविट दे दे, ठीक है। हम मान लेंगे कि मुझे लगता है जो ऐसी हुई है। सपा और कांग्रेस के जो लीडर है वो दिशा बदल गए हैं। इनकी दुकान ठप हो गई है, बाजार बंद हो गया है, और इसलिए शटर डाउन को उचकाने के लिए, खोलने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहते हैं। मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये अभियान है चुनाव आयोग का, और ये पहली बार नहीं हो रहा। 2003 में हुआ, 70 में हुआ है, 60 में हुआ है। तो कुल मिलाकर मृतक मतदाताओं के नाम हटना नंबर 1। नंबर 2, 3 जगह 4 जगह कभी पंचायत के चुनाव में, नगरीय चुनाव में भी लोग वोट बढ़वा लेते हैं, वो एक जगह रहे। नंबर 2। नंबर 3, कुछ घुसपैठ ये लोग हैं जिनको ये अपना मेहमान मानते हैं, जिसकी पैरवी करते हैं बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। ऐसे लोगों के नाम कट जाएं, शुद्धिकरण हो जाए मतदाता सूची का। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो एसआईआर में नाम बढ़े उसमें केवल बीजेपी के नाम बढ़े हैं क्या? महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में नाम बढ़ रहे हैं केवल बीजेपी के बढ़ रहे हैं? अरे सभी समाज, सभी धर्मों के वोट बढ़ रहे हैं। एसआईआर मतदाता का मत सूची है, उसका शुद्धिकरण है। केवल ये बवंडर बनाकर चुनाव में, चुनाव के पहले इन्होंने जनहितैषी कोई काम किए नहीं, गरीब हितैषी कोई काम किए नहीं, सुरक्षा के कोई काम किए नहीं, लोगों का विश्वास जीता नहीं, जनता ने इनकी दुकान बंद कर दी। तो दुकान बंद का बहाना एसआईआर पे कैसे डालो? कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को टारगेट करो? और उत्तर प्रदेश में आप जीत गए होते तो क्या कहते हैं? नहीं, बहुत सही हुआ है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के चुनाव में 73,000 मत पत्रों को जबरदस्ती कैंसिल करके 14,000 वोटों से हराया, ये आपने कभी बात नहीं की। और इसलिए ये चाहते हैं एसआईआर नहीं हो। नहीं तो जो हमारे मेहमान हैं, बांग्लादेश से आ गए हैं, कुछ पाकिस्तान से आ गए हैं, इनका वोट सुरक्षित रहे, वो हमारी मतदाता सूची में हमारा सरताज बना रहे और हमारे लिए काम करे। वीरेंद्र जी, लाल जी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि रोहिंग्याओं के और बाहरियों के जो विदेशी हैं उनके वोटों से जो है आप लोग जीत रहे। सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप है। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में घुसपैठियों के नारे को बड़े जोरदार ढंग से उठाया। आप हमें ये बता दीजिए कि कितने घुसपैठिया आप निकाले, कितने को डिटेंशन सेंटर में भेजे और कितने को उनके देश वापस भेजे? मैं भैया का जवाब देता हूं। बिहार चुनाव की बात अभी कर रहा हूं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को पढ़िए, पढ़ते होंगे, वो स्वीकार नहीं करो अलग बात है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर, अरे मैं बिहार की पूछ रहा हूं। एक सुन लीजिए, 2 डिजिट में केवल लोग आते जाते थे। आज हजारों की संख्या में, ये बीएसएफ के जवान का, बीएसएफ के अधिकारियों का इंटरव्यू है, उसमें बोला उन्होंने बड़ी संख्या बढ़ी है। जैसे ही मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, भाग रहे हैं लोग। क्यों भाग रहे हैं? कि कहीं ना कहीं सरकार पकड़ के भेजेगी। और बिहार के चुनाव का शुद्धिकरण नहीं हुआ तो क्या हुआ है? आपने तो बवंडर बनाया, तो लेकिन बिहार की जनता ने 202 सीट देकर विश्वास जताया है। सुनिए, जवाब भी तो सुन लीजिए। इसका मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी मेरी फेल है, तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने इस फेल्योर पर। बॉर्डर सिक्योरिटी कहीं भी दिक्कत में नहीं है। पकड़ जाते हैं। कांग्रेस सपा के गठबंधन के समय इन दामादों को, आज आप बता दो ना, दामादों को लाया गया था बांग्लादेश से। आप जो कह रहे हैं कि वोट भेज बनवाया रहे गया हैं, जबरदस्ती, भाग रहे हैं, तो उनको आप अरेस्ट करो। आप अरेस्ट करके दिखा दो कि आप कितने लोगों को हम निश्चिंत अरेस्ट किए। रहिए। मैं देश की जनता को आपके न्यूज इंडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं,
मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सत्ता में भागीदार नहीं हूं, लेकिन कहना चाहता हूं, देश में जो भी घुसपैठिया होगा, जो भी विदेशी घुसपैठिया जबरदस्ती आया होगा, वो किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बाहर किया ही जाएगा। ये नारा तो हम लोग ये एसआईआर का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुन रहे हैं। सुरक्षा का मामला है, और आपके लिए सुरक्षा देश को कोई मायने नहीं रखती नहीं, है। मैं देख रहा हूं क्योंकि आप कितना पाकिस्तान की सुरक्षित भाषा है। बोलते हो, आतंकवादियों की भाषा बोलते हो, अलगाववादियों की भाषा बोलते हो, आपके लिए देश की सुरक्षा माने नहीं है। सत्ता की चाशनी हमारे पास कैसे आए, इसके लिए बवंडर पैदा करना, ये आपका उद्देश्य है। लाल सिंह जी, 80 के दशक से पहले भी हमने देखे हैं, एक एक दो दो लोकसभा के लिए लाले पड़ते थे। हमने यह सवाल नहीं उठाया आपसे, लेकिन आज सत्ता में आ गए हैं तो आपको विपक्षी हताश नजर आ रहा है। मैंने तो उस समय कभी नहीं कहा कि आडवाणी जी हताश है, लाल कृष्ण जी हताश है, भारतीय जनता पार्टी हताश है। सवाल यह है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ठीक है, आज जो है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, ये आज जनता समझ नहीं पा रही है। ये अच्छी बात जिस कही। दिन समझ लेगी, ये अच्छी उस बात दिन कही। आपको इस धरती पर जगह नहीं मिलेगी। ये अच्छी बात कही ये कि समझ लीजिए। लोकतंत्र जनता को समझ में आ गया है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समझ में नहीं आया। उसको लग गया है कि सत्ता का तुलनात्मक उसने अध्ययन किया कि कांग्रेस पार्टी को हमने 60 साल जिताया, ये गरीबी दूर नहीं कर सकी, ये भारत को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर नहीं ले जा पाई, ये पाकिस्तान के अंदर अटैक नहीं कर पाई, ये घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोल पाई। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के हित के मुद्दों पर सजग है, सचेत है। इसलिए सक्षम भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत और ताकतवर भारत, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनना है, जो समाजवादी के गठबंधन में कभी नहीं हुआ, जो कांग्रेस पार्टी अच्छा, कभी नहीं कर वीरेंद्र जी पाई। से मैं आप इसलिए घबराए हुए हैं। आप- ठीक है, वीरेंद्र जी से ये मैं एक पूछ- मिनट वीरेंद्र जवाब जी, मैं दे दूं। आप जवाब दीजिएगा। एक add on है मिनट सर। जवाब दे दूं कि अगर गरीबी कम हुई है तो ये 5 किलो अनाज लेने वालों की संख्या 85 करोड़ क्यों पहुंच गई? बिल्कुल। क्यों आप जो है कि लोगों को फ्री बीज बांट रहे हैं? अगर गरीबी कम हुई है तो उनको आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो देश को गुमराह करते हैं आप लोग और जनता को हकीकत से दूर रखते हैं, और आप जो है कि गरीबी दूर करने की बात करते हैं। एक प्लेटफॉर्म बता दीजिए नरेंद्र मोदी के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया हो, सारा बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर आप अपनी वाहवाही करते हैं। बताइए। और लेकिन सर, सर ये भी तो सच्चाई है कि यूपी तो बढ़ रहा है ना एक सर। मिनट सुनिए, सर जो यूपी तो खा- बढ़ रहा है ना सर, रोजगार में बढ़ रहा है, युवाओं को कौशल मिल रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, माफिया खत्म हो रहा है, कितने लोगों लूट को डकैती हुआ खत्म हो रही परसेंटेज है। में बताइए ना। नहीं, नहीं, ये नारे कानून हैं। व्यवस्था मैं मजबूत बताता हो रही हूँ, है, मैं बीजेपी बताता कहती है हूँ, ना। मैं बताता हूँ। ये नारे 60 हैं। साल की कांग्रेस सपा के गठबंधन की सरकार में रेहड़ी पटरी वालों को कभी भी रोजगार नहीं दिया। आज 62 लाख लोगों को बिना ब्याज का ऋण दिया है। गरीब लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिल रहा था। एक जनपद में मुश्किल में 5 मकान आते थे, आज एक पंचायत में 50 से 60 100 मकान बन रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर कैसे हो गए? नंबर 2, लगभग इन 11 सालों में 19 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आप हिंदुस्तान का कोई रेलवे स्टेशन बड़ा बता दीजिए जहाँ काम नहीं चल रहा हो। एम्स बढ़ रहे हैं, आपका MBBS की सीटें बढ़ रही हैं, कॉलेज बढ़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन बढ़ रहे हैं, शताब्दी एक्सप्रेस बढ़ रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस बढ़ रही है, मेट्रो बढ़ रही है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आप करें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही नहीं रहा है। ये होता यहाँ है से एक सर जानबूझकर क्वेश्चन आंखें करना बंद चाहूंगा। कर ये माइक किसके लिए? ये किसके लिए? ये सब अडानी अंबानी को देने के लिए, ये जनता के लिए आप नहीं बना रहे हैं। ये अडानी को दे देंगे किराए पर। एम्स में अडानी और इलाज करा उनसे रहे हैं ले क्या? लेंगे। एम्स में अडानी इलाज करा रहे हैं। MBBS की सीट पर आप अडानी का सब बेटा दे जा रहा है देंगे, क्या? देश गिरवी रख देंगे। ये कहा गया है कि किसी भी देश में उद्योगपतियों की अगर संपत्ति 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाए तो उस देश में सरकार उद्योगपति चलाते हैं। ये सरकार सर, एक जनता नहीं सवाल चला है, पाती सवाल भी है। ले लेते ये हैं, सर, एक सरकार सवाल नहीं है। चला पाती है। ठीक है वीरेंद्र जी, सवाल है सर एक। Am I audible? जी सर। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आई एम एन इंडियन, माई रिलीजन इज इंडिया। जो पिछले 65 इयर्स में नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हमने देख लिया होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ जी, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको मैं वोट भी डालता हूँ,
मैं टैक्स भी पे करता हूँ, जी जी मैं निडर हूँ। ठीक है जी। जो आप आंकड़े मांग रहे थे ना, तो मैं आपको एग्जैक्टली आंकड़े देता हूँ। 65 इयर्स में हमारे 45,000 MBBS सीट्स थी 65 इयर्स में। लास्ट 10 इयर्स में ये आज 1,18,000 हो गया। ये कैसे हुआ मैं समझ नहीं सका। एक मिनट, आप अभी आप बोल चुके, मेरे को भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए। हाँ प्लीज। जो MD और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स थी वो केवल 30,000 थी, आज 80,000 हो गई। ये भी चमत्कार पता नहीं कैसे हुआ। अच्छा, हम जाते हैं, देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं। आज आप विदेश में जाइए, आप इंडियन पासपोर्ट शो करिए, आपका सर गर्व से ऊपर होगा। ये फैक्ट है। आप किसी भी इंडियन से पूछे वो आज सुरक्षित फील करता है कि नहीं, आंसर यस है। आप किसी को भी पूछे लॉयल्टी इंडिया के लिए आज सिर ऊपर है, यस है। वीरेंद्र जी, आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूछ रहे थे, जो पिछले 65 इयर्स में नहीं हुआ, पिछले 10 साल में डबल हो गया। कैसे हुआ? ठीक है। मैं एक मिनट, एयरपोर्ट्स आप कह रहे थे, एयरपोर्ट्स डबल हो गए, कैसे हुए? मैं अडानी अंबानी के लिए काम नहीं करता, मैं अपने लिए काम करता हूं। जवाब तो सुन लीजिए। सर, आप एक सारे मिनट। सवाल कर लेंगे, पहले अब जवाब एक सुनिए। मिनट सर, ठीक एक है, लास्ट सर, चीज, एक लास्ट चीज सर, थी। समय एक मिनट, समय एक लास्ट रखिए। चीज भाई साहब, आप ये बताइए कि कितने, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, एक मिनट, हमारी भी बात सुनिए। आप मेरी बात तो पहले सुन कितने लीजिए। कर्जे हो गए देश के ऊपर? 65 इयर्स कई गुना बढ़ गया। में भाई साहब, 65 इयर्स में एक एम्स था, आज की डेट में बताइए ना। 24 एम है। कैसे हुआ? आप बताइए ना कैसे हुआ? आप बताइए ना कि आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपको जानकारी है कि इस देश पर कितना कर्जा विदेशी जो है कि संस्थाओं का हो गया, जो है कि कई गुना बढ़ गया। आपको मालूम है? आप मेरे को बताओ, हर पिछले व्यक्ति 10 के साल ऊपर में कौन सा ठीक है, स्कैम हुआ? सर, ठीक है। जीरो। अरे क्या बात आप करते हैं? ओके सर, ठीक है। आप Thank ना you, sir. Thank you, sir. Thank ईडी you, sir. CBI आपकी जांच एजेंसी आपकी हटा दीजिए। जनता नहीं, सर, हटा जनता है दीजिए। और सवाल हटा दीजिए। जनता सारे जब सवाल पोल करने खोलती का है, अधिकार ऐसा ही है। ठीक होता है, है। बहुत सारे शुक्रिया। भाजपाई जेल में ठीक होंगे, है। ये मैं आपको बता देता वीरेंद्र जी, ठीक है, बता वीरेंद्र देना जी। चाहता हूँ, और ये भी बता रहा हूँ बहुत कि शुक्रिया। हर व्यक्ति के ऊपर इस समय और कितने देखिए, लाख का विकसित कर्जा है जो भारत बच्चा पैदा 2047 होता को है। लेकर तो लगातार पहले देखिए जनता को 65,000 देख ही रहे हैं करोड़ ना था, सर। 65 लाख वीरेंद्र करोड़ जी। था, आज जो है 3 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा है देश के ऊपर। कौन भरेगा? कौन वीरेंद्र जी, डालेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और आपने व्यस्त अपना समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। बिल्कुल, लाल सिंह आर्य साहब और वीरेंद्र सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है न्यूज़ इंडिया को।